हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। साथियों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस छोटे से वीडियो में करते हैं आज क्लास 10th के पहला चैप्टर को स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको समझाया था सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्या के बारे में हमने बात किया था। सअभाज्य संख्या भी बताए थे हम आपको, जुड़वा अभाज्य संख्या भी बताए थे। और शायद आप वो वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने जो है 10 संख्या के बारे में बात किया था और 11 और 12 नंबर मैंने छोड़ दिया था। कौन कौन सी थी वो? तो एक था परिमेय संख्या और दूसरा था अपरिमेय संख्या। क्या क्या? तो एक था हमारे पास परिमेय संख्या, एक था हमारे पास परिमेय संख्या और दूसरा था हमारे पास अपरिमेय संख्या। साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हम सब कुछ क्लियर करेंगे, जानेंगे हम लोग कि भाई वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। ये संख्या कहते किसको हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम समझेंगे। और पहला नंबर जो हमारा लेसन है वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कितने एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं और उन एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन सी बातें हम सीखने वाले हैं और क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मुझे। बस यही सब चीज़ों की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम उपस्थित होंगे तो उसमें मैं आपको पहला एक्सरसाइज यानी कि 1.1 आपके बीच लेकर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कहा था, याद होगा शायद आपको, कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मैंने क्या कहा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को यानी कि मिलाने पर उसके समूह को मिला देने से परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह को आपस में जब हम मिला देते हैं तो हम उस संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सर, यहाँ पर एक सवाल उठता है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब मुझे आप बताइए कि सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। क्या कहते हैं सर? रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं आप लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है जरा मुझे बता दीजिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या है ना, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में लाया जा सके या उसे P/Q के रूप में लाया जा सके जहां P एवं Q पूर्णांक हो, P एवं Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जहां P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसी को आप क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं। मैंने क्या कहा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या उसे
P बटे Q के रूप में लाया जा सके जहां P एवं Q पूर्णांक हो, P एवं Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। Q जो है ना, Q वह जीरो ना हो। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे आपको मैं कहूं, आप एक चीज पढ़ते हैं या आप जानते भी इस चीज को, पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो मैंने कहा था कि अगर एक नंबर लाइन आप लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं, है ना, तो यहां पर जीरो है, इस तरफ आप बढ़ेंगे तो प्लस में नंबर आता है, 1 2 3 4 5, ये कहां तक जाता है तो अनंत तक जाता है। इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये कहां तक जाता है तो ये अनंत तक जाता है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जीरो से इस तरफ की जो संख्याएं हैं इसको आप क्या कहेंगे, धनात्मक। इसको आप क्या कहेंगे, धनात्मक। और इधर वाली संख्या को क्या कहेंगे आप, ऋणात्मक। इसको आप कहेंगे ऋणात्मक, है कि नहीं है। इधर इधर हो गया धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या हो गया आपका, और ये आपका हो गया ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या साथ में जीरो को हम मिलाकर जो ग्रुप बनाते हैं, जो समूह बनता है, उसी समूह को आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो भी क्या है, एक आपका पूर्णांक है। और जो प्लस में आप देख रहे हैं ये भी आपका पूर्णांक है, जो माइनस में देख रहे हैं ये भी आपका एक पूर्णांक है, और जीरो भी पूर्णांक है। फर्क कितना है कि इधर वाला धनात्मक पूर्णांक है और इस तरफ वाला ऋणात्मक पूर्णांक है, और जीरो में न ही प्लस है और न ही माइनस है। अतः जीरो जो होगा ना, जीरो, यह उदासीन पूर्णांक होता है। यह कैसा पूर्णांक होता है, तो उदासीन पूर्णांक होता है। उदासीन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जिस पर न प्लस का कोई पहरा हो और न ही माइनस का कोई पहरा है कि नहीं है। यानी कि न इस पर माइनस का बोझ है और न ही इस पर प्लस का बोझ है, तो आप कह सकते हैं कि जीरो हमारा उदासीन पूर्णांक है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से। यहां बात समझिएगा, यहां पर क्या कहा, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या उसे P बटा Q के रूप में लाया जा सके, जहां, शर्त समझिए, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। जहां P और Q पूर्णांक हो। कहने का मतलब पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है, पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, पूर्णांक जीरो भी हो सकता है। लेकिन नीचे क्या कहा, जहां, मतलब यहां पर एक शर्त और बोला है कि Q जीरो न हो, ऐसा आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं जीरो, तो जीरो लिख देंगे, 0/2। ये क्या है, तो ये आपके पास एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि, बात को समझिएगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाला आपका P हो गया और नीचे वाला आपका क्या हो गया, तो Q हो गया। तो ये P बटा Q के रूप में है, ये P बटा Q के रूप में है। इसी प्रकार से समझिएगा, मैं अगर लिखूं -1/2, तो -1/2 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ये संख्या आपका P है और ये आपका हो गया Q। तो क्या ये P बटा Q के रूप में नहीं है? है सर। मैंने क्या कहा कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। या तो ये प्लस में होना चाहिए या तो ये माइनस में होना चाहिए। चूंकि माइनस वाला संख्या हो या प्लस वाला संख्या हो, सब का सब तो पूर्णांक होता है। तो यहां पर ये पूर्णांक हो गया, यानी कि ये दोनों पूर्णांक है, अतः P बटा Q के रूप में है। इसको आप बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए और भी एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने लिखा 5/7, तो क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल ये पूर्णांक है, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो P तथा Q पूर्णांक हो और P बटा Q के रूप में ये लिखा हो, अतः ऐसी संख्या क्या कहलाती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या सर ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? बात समझिएगा, मैं अगर पूछूं कि -8/7 क्या ये परिमेय संख्या है? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि 8 जो है ना माइनस में, ये भी पूर्णांक है जो P का रोल अदा कर रहा है। ये 7 जो है ना, ये प्लस में है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, ये Q का रोल अदा कर रहा है। और ये बटा है, तो ये P बटा
क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? अगर है तो ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा? तो ये संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको इसको मिटाकर और अच्छे तरीके से जो है बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा परिमेय संख्या को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है परिमेय संख्या में फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है, ध्यान दीजिएगा। क्या -1/2 परिमेय है? बिल्कुल। -4/3 परिमेय है? बिल्कुल। 23/26 परिमेय है? बिल्कुल, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0/4 परिमेय संख्या है? यस सर, 0/4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/4 का मतलब 0 होगा। 0/4 का मतलब क्या होगा? 0 होगा। बात को समझिएगा, समझ में नहीं आया दोबारा देखिएगा। 0/4 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0/4 का मतलब 0 और 0 का मतलब पूर्णांक, 0 का मतलब पूर्णांक और P और Q पूर्णांक ही तो होना चाहिए, पूर्णांक ही तो होना चाहिए। तो यहां है कि नहीं है? अतः यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4 को ऊपर डालकर 0 को नीचे से पूछा जाए तो नहीं सर, क्योंकि 4/0 का मान अनंत होता है। कोई भी संख्या ऊपर में और हर के नीचे अगर 0 हो तो उसका वैल्यू अनंत होता है। और यहां पर क्या बोला? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 न हो। ये आपका अगर P है, ये आपका अगर Q है, तो P तो ठीक ठाक है, 0 नहीं है। लेकिन जरा Q पर नजर डालिए तो ये Q हमारा 0 है, जो कि नहीं होना चाहिए। बराबर को काट कर बोला है नहीं है, यानी कि Q का मान 0 अगर हो गया तो ये परिमेय संख्या का उल्लंघन हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए। आगे हम और बढ़ने का प्रयास करते, समझिएगा। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में लाया जा सके। लाने का क्या सेंस है? जैसे आप केवल 5 की बात करते हैं, क्या 5 परिमेय संख्या है? या सर ये है, क्योंकि 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। और अगर 5/1 लिखें तो ये P हुआ और ये Q हुआ। तो पहले तो 5 था, लेकिन आपने P/Q के रूप में लिख डाला तो लाया जा सके। अगर मैं कहूं कि ये 10 लिखा हुआ है तो अभी तो मान के चलिए कि ये P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन ला तो सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में ले आकर हम ये बता सकते हैं कि भाई परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या उसे लाया जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक हो। ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान निचलका कभी 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? तो ऐसी सभी संख्याएं हमारा परिमेय कहलाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय समझ गए, अब भैया अपरिमेय समझिए। अब भैया आप अपरिमेय संख्या को समझ लीजिए। चलिए अपरिमेय संख्या भी समझ लेते हैं। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को आप इररेशनल नंबर कहते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या को समझिएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो भाई साहब परिमेय संख्या जो आपने अभी अभी पढ़ा, तो इस परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में बदल रहे थे। परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में बदल रहे थे, जहां P और Q क्या था आपका? P और Q क्या था सर? PQ पूर्णांक था। P और Q क्या था? तो पूर्णांक था, है कि नहीं? P और Q क्या था? पूर्णांक, और Q का मान 0 के बराबर नहीं था। ये चीज आपका। तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? भाई परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है ना? P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस संख्या को आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर लिख दिए √2, उसके बाद √3 है, √5 लिख दिए आप, √10 लिख दिए, √7 लिख दिए। तो ये सब जो संख्या आप देख रहे हैं सर, ये सारी संख्या आपका जो है अपरिमेय संख्या है। आप इसके साथ और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे √2 + 3 कर सकते हैं, या 3 माइनस का √2 लिख सकते हैं, या फिर 3/√2 लिख सकते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सारी संख्या आपका जो है ये अपरिमेय संख्या है। अब भैया ये अपरिमेय संख्या ये क्यों है?
कैसे यह अपरिमेय संख्या हुआ, जरा बात को समझिएगा। और मैं आपको और बता दूं एक चीज, देखिए ये जो आप पाई देख रहे हैं, पाई, ये इसको आप क्या पढ़ते हैं, तो पाई पढ़ते हैं भाई साहब। पाई जो होता है ना वो अपरिमेय संख्या होता है। सवाल डायरेक्ट मैट्रिक की परीक्षा में आता है कि पाई कौन सी संख्या होती है, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसका जो मान होता है ना, पाई का मान, आप पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 होता है, या 3.14 भी होता है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है ना वो परिमेय संख्या होता है। ये इसका वैल्यू क्या होता है सर, ये परिमेय संख्या होता है। ध्यान से बात को समझिएगा, नहीं समझ में दोबारा समझिएगा। 22/7 का मतलब 7 से आप 22 में भाग लगाइए, 7 तिया 21 होगा, 7 तिया कितना होगा, 21 होगा। 2 में से 1 घटाकर 1 लिखिएगा, ये कट गया, यहाँ पर 0 डालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आया। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, 3 0 डालिएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 कट गया, 0 आया। फिर 7 दुना के आप क्या लगाएंगे, तो 14 लगाएंगे। 10 में से 4 गया 6, ये कट गया 0। 7 8 आपका हो गया 56, 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया 0। उसके बाद फिर 7 5 35 आप लगाएंगे, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया, फिर 0। उसके बाद 7 7 आप क्या लगाएंगे, 49, 10 में से 9 गया 1, ये कट गया 0। फिर आप देखेंगे यहाँ से ये रिपीट होने लगा है कि नहीं है। फिर आप देखेंगे ये 10 आ गया है, फिर आप एक बार में भाग लगाएंगे, यानी कि ये संख्या रिपीट होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि पाई का मान 3.14 सुविधा के लिए रखते हैं, ताकि प्रश्नों को सही से हम और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा वैल्यू को हम नहीं रखते हैं। तो आप याद रखेंगे पाई जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा और परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। तो होता क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। याद रखेंगे साथियों, यहां पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अपरिमेय संख्या को कि भाई साहब जो अपरिमेय संख्या होता है ना, जो अपरिमेय संख्या होता है, समझिएगा, जो आपका अपरिमेय संख्या होगा, जो आपका अपरिमेय संख्या होगा, इसका पूरा पूरा ना वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। पूरा पूरा वर्गमूल है ना, वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। किसका? अपरिमेय संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये आपका पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरा नंबर बात को समझिएगा। अच्छा, इसका मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। पहले पूरा पूरा वर्गमूल का क्या मानी मतलब है, जैसे √2, इसका पूरा वर्गमूल आपका नहीं निकलता है, पॉइंट में निकलता है और लगभग में निकलता है। ठीक है, पूरा नहीं निकलता, अनंत तक जाता है ये। तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम बात वही करें √4 की भाई, तो √4 का वर्गमूल कितना आता है, तो 2 आता है। अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया 2, तो 2 तो भाई पूर्णांक न हो गया, 2 क्या हो गया, पूर्णांक, 2 पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी P और Q पूर्णांक न हो, यहाँ पर पूर्णांक ही नहीं होता। कैसे आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, √2 को P/Q के रूप में कैसे लिखिएगा? आप कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे, √2 और बट्टा में 1, लेकिन लिख तो लिए, ये आपका P है, मान के चलिए ये आपका Q है, लेकिन PQ के बारे में कहा क्या गया था, पूर्णांक होना चाहिए। हालांकि ये पूर्णांक कहाँ है भाई, P, ये जो √2 है ये पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। इस पर तो रूट है, इस पर तो रूट है ना सर, ये रूट वाला संख्या है, यानी कि ये पूरा पूरा अंक नहीं है, पूरा वर्गमूल इसका नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है उस संख्या को आप क्या कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे।
और जिसका वर्गमूल पूरा प्राप्त होता है उसे आप कहते हैं परिमेय संख्या, है कि जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, आप इसको प्लस माइनस भी 2 लिख सकते हैं, एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का 2, तो माइनस वाला संख्या भी तो पूर्णांक होता है सर, तो पूर्णांक ही तो हमारा परिमेय संख्या का कहानी में रोल निभाता है। समझ गए इतनी बातें? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या बनता है आपका वास्तविक संख्या बनता है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा साथियों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संख्या का परिभाषा दीजिए तो आप सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या है ना एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो साथियों मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार मुझे लेसन 1 यानी जो हमारा चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंदर हमको कितने एक्सरसाइज मुझे पढ़ने हैं। तो चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इसको साफ कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से समझाता हूँ और एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप घबराइएगा नहीं कि इसी वीडियो में सर स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 से 3 मिनट के अंदर ये समझ लेते हैं कि आखिरकार वास्तविक संख्या के अंदर मुझे कितने एक्सरसाइज कंप्लीट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है वास्तविक संख्या में जो है टोटल जो है 4 एक्सरसाइज है। कितने? 4 प्रश्नावली है। एक्सरसाइज 1.1 पहला एक्सरसाइज होगा 1.1, दूसरा होगा हमारे पास 1.2, तीसरा हमारे पास एक्सरसाइज होगा 1.3, ठीक है। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा 1.4। इतने सारे एक्सरसाइज यानी टोटल कुल 4 एक्सरसाइज हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंदर बहुत ही छोटा छोटा एक्सरसाइज है, अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक है इसके अंदर पढ़ना हम लोगों को, कुछ नया यहाँ पर जो है स्पेशल नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है 1.1, तो समझते हैं पहले कि मुझे क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड, ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एक ऐसा तरीका से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, यानी कि क्या सीखेंगे हम लोग इसके अंदर? मसा निकालना सीखेंगे। सिर्फ मसा की हम बात कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रमेयिका क्या होता है, हम आपको बताएंगे। फिर एल्गोरिथम को हम आपको समझा देंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। वही जो बचपन में नहीं निकाले थे भाग लगा कर, जैसे 5 से हमको जो है भाग लगाना है, मान के चलिए एचसीएफ अगर हम दे रहे हैं आपको तो यहाँ पर 18 लिखिए, तो 5 तिहाई का 15, तो ये 3 आ गया और ये कट गया। फिर 3 से आप भाग लगाएंगे 5 में, तो 3 एकम का 3, 5 में से 3 घटा 2, फिर यहाँ से आप क्या उतारेंगे 3, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आया। फिर 1 से आप 2 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, तो कुल मिला के आप देखेंगे तो ये 1 इसका क्या बन जाता है? मश। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बचपन में सीखे थे, आपको शायद याद होगा। बस इसी चीज को एक अलग तरीके से जो है चरण के अनुसार स्टेप बाय स्टेप करके जो है लिखा जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। और प्रमेयिका जो होता है
यह एक फॉर्मूला है, एक स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य प्रॉब्लम्स को, अन्य समस्याओं को जो है सुलझाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल आप अभी यहाँ पर सिर्फ ये समझे कि हमको इस एक्सरसाइज में ये चीज़ मुझे पढ़ने को मिलेगा, एचसीएफ वगैरह निकालेंगे। नंबर एक्सरसाइज 1.2 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यहाँ एचसीएफ और साथ ही साथ हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे, यानी कि लसा एवं मसा, लसा और मसा भी निकालेंगे। एलसीएम लसा होता है और एचसीएफ को मसा कहते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? ये अभाज्य गुणनखंड हम लोग करना सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ ये सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लसा मसा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा और हम अगले एक्सरसाइज में आएंगे जिसका नाम है 1.3। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या होता है ना सर, अभी अभी हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं, जैसे आप समझिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया √2 ये अपरिमेय है, √5 ये अपरिमेय है। तो मुझे पता है कि ये √2 या ये √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं इसको सिद्ध करने वाला हूं इस एक्सरसाइज के अंदर कि ये अपरिमेय संख्या है। भाई इसको साबित करो, यह अपरिमेय संख्या है, मैं मानता हूं, लेकिन आप इसको साबित करके दिखाइए। तो हम लोग यहां पर साबित भी करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अपरिमेय संख्या को जो है साबित करना यानी कि सिद्ध करने के बारे में इस एक्सरसाइज में हम लोग कवर करेंगे। सिद्ध करना यानी कि कोई अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करो बाबा। तो यहां पर हम 1.3 एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है सवाल, हालांकि बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। 1.4 जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो शांत एवं अशांत, शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार, शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। दशमलव प्रसार, ये चीज हम इसमें कवर करेंगे। अब आप कहिएगा कि सर ये शांत और अशांत का क्या मतलब हुआ? मतलब थोड़ा सा मैं आपको अगर बताने का प्रयास करूं तो यूं कह सकते हैं कि शांत का मतलब, दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है कि अगर वैसी दशमलव प्रसार जो रुक जाए कोई एक नंबर के बाद, पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं रुक जाता हो। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेने का प्रयास करता हूं कि 13 बटा मैं लिखता हूं 5, ठीक है, 13 बटा क्या लिखता हूं मैं? 5 लिखता हूं। अगर हम 5 से 13 में भाग लगाते हैं तो 5 से अगर हम 13 में भाग लगाते हैं तो 5 दूना 10 होगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां 3 उतार लेंगे। अब यहां पर आप क्या लगाएंगे? एक 0 बैठाएंगे तो यहां पॉइंट आएगा। 5 6 के कितना हो गया? ये 30 हो गया। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि दशमलव के बाद ये नंबर पूरी तरीके से जो है विभाजित हो चुका है, यानी कि पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, भाग नहीं लगेगा। तो ऐसे जो है दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं शांत। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? तो शांत कहा जाता है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। लेकिन यहीं पर कभी कभी क्या होता है, जैसे 10 है, इसमें आपको भाग लगाना है 3 से, तो भाग जरा लगाइए। 3 से अगर आप 10 में भाग लगाते हैं तो 3 तिहाई तो 9 होगा। 10 में से 9 घट के 1 आया। अब ये 1 आया तो 0 डालेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। फिर 3 तिहाई 9 होगा। फिर 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर आप 0 डालेंगे। फिर 3 तिहाई का ये 9 हो जाएगा। फिर 10 में से 9 घट के 1 आएगा आपके पास। पता ये चलेगा कि ये जो आप 3 को देख रहे हैं, ये 3 रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमेशा आप फिर 0 डालिए, फिर 3 तिहाई 9 लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 होगा वो, फिर वहां पर 3 तिहाई 9। तो ये 3 जो है रिपीट हो रहा है। यानी आप इसको क्या लिखते हैं? 3 दशमलव और 3 के ऊपर रेखड़िंग, 3 के ऊपर रेखड़िंग, यानी कि इसको पॉइंट लगा के लिखते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं 3.3 के ऊपर ऐसे। यहाँ पर ज़्यादा इंक आ गया साथियों, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर जो है ज़्यादा इंक डला जाने के कारण जो है ये बहने लगा है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.3
3। ये जो आप देख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि ये संख्या, इसके ऊपर आप पॉइंट लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। तो इसका ये मतलब होता है कि ये 3 जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अर्थात 3.33333 ये जाते रहेगा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दशमलव के बाद इसकी शांति नहीं मिली, अतः ये संख्याएं अशांत हो जाता है। तो हम ऐसे और भी बहुत सारे चीजों के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इस तरीके से जो है हमारे पास ये 4 एक्सरसाइज इतने अच्छे से कंप्लीट होगा साथियों। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बुक का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और भी किताब से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो प्रश्न या तो आ चुका है या आने की संभावना होगी। तो 2025 में जो आपने जीरो टू हीरो बैच ज्वाइनिंग किया है, उसमें आपका लक्ष्य जो है ना 450 प्लस करने का, ये जरूर सपना पूरा होने वाला है। अभी तो मैं आपको सिर्फ गणित पढ़ा रहा हूं, गणित, बस बहुत ही जल्द मैं आपको साइंस का क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, बस कुछ दिन की और बात है, बस 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह और उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग वाईफाई कनेक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लाइव आ जाएंगे और लाइव के साथ क्लास होगी तो खूब मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी वीडियो आप तक पहुँचता जा रहा है साथियों। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को लेकर हो जाएंगे उपस्थित, ठीक दोपहर का 12:30 बजे, है ना। प्रतिदिन दोपहर का ठीक 12:30 बजे, है ना, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आप मेरे वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम को समझेंगे और एचसीएफ निकालने का ये बहुत ही यूनिक मेथड को समझेंगे। ठीक है साथियों, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो बहुत सुंदर रहा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। चूंकि हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक ही बात किए हैं, तो ये भी बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए हम इसी बातों के साथ अपनी बातों को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।